राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत आज फिर एक बार और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फिजिकल साइंस 2012 का क्वेश्चन पेपर लेकर। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसका आरंभ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के अति संक्षेप में उत्तर दीजिए। किसी तत्व के परमाणु के स्केल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी परमाणविक संख्या क्या है? तो इसकी परमाणविक संख्या 6 है। केल्विन स्केल में मानक तापमान का मान कितना होता है? तो 310 के। 1.8 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या कितनी है? तो 0.6022 गुने 10⁻23। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। श्वेत प्रकाश के वर्णपट में किस वर्ण के प्रकाश का सबसे कम विचलन होता है? तो लाल रंग का या लाल वर्णपट का सबसे कम विचलन होता है। एफ नाभि दूरी वाली उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में क्या संबंध है? तो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब में आकार में क्या संबंध है? यह छवि उल्टी होती है और एक वास्तविक छवि बनाती है। किलोवाट घंटा द्वारा किस भौतिक राशि को मापा जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। किसी 3 पिन प्लग टॉप की ऊपर की तरफ लगी मोटी पिन का नाम क्या है? तो उसे आर्थिन पिन कहते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित निष्क्रिय गैस का नाम क्या है? तो निष्क्रिय गैस का नाम हीलियम, नीथोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन है। बायो मॉलिक्यूल्स का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर एक देना था, हम यहाँ पर 3 लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल क्या है? फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन पीला या भूरे रंग का फ्यूमिंग संरक्षण तरह है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में AgNO3 का घोल मिलाने से उत्पन्न अवक्षेप किस विलायक को द्रवीभूत करता है? तो MgNH3 2Cl। सिरका का एक उपयोग लिखिए। तो सिरका का उपयोग क्या है? डायबिटीज़ की समस्या को दूर करने में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। अब आ जाते हैं विभाग ख में। सौर मंडल तथा परमाणु रचना में एक समानता और एक असमानता लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। समानता क्या है? यह इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, समानता। और असमानता क्या है? कि कुछ ग्रहों में एक या अधिक उपग्रह होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन में कोई उप इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब आ जाता है द्रव्यमान संख्या क्या है? क्या विभिन्न द्रव्यमान संख्या के समान तत्व वाले परमाणु हो सकते हैं? उनके रासायनिक धर्म समान होते हैं या भिन्न? कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या जोग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब उसके बाद है एक ही तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है। तीसरा, तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। उसके बाद जब किसी बलून को फूंका जाता है तो दबाव वृद्धि के साथ उसका आयतन भी बढ़ता है। क्या यह बॉयल के नियम का विरोधी है? समझाइए। बॉयल का नियम अनुसार गैस का आयतन लागू दबाव के कारण होता है जबकि गुब्बारा फूलना बॉयल के नियम का उल्लंघन है क्योंकि दबाव बढ़ने के साथ साथ उसका आयतन भी बढ़ता है। अब आ जाते हैं 3.1 में 4019 के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इस संख्या वाले इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लिखिए। तो इसकी संख्या 19 संख्या है, ठीक है। अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बॉयल का नियम गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रयुक्त चिन्हों को चिन्हित कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर है 3.2 का P1V1 = P2V2। स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन दबाव के व्युत्पत्ति समानुपाती होती है, ठीक है। अब आ जाता है 3.3
760 डबल एच जी दबाव और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसी गैस का आयतन 300 cm3 होता है। उक्त दबाव और 54.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गैस का आयतन कितना होगा। तो गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन मोलर आयतन कहलाता है। तो एचटीपी या 22.4 लीटर मोल होता है। इसकी मोल कितनी होती है? 22.4 लीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 4.1 में। चार्ल्स का गैस संबंधित नियम उल्लेख कीजिए। इस नियम से परम शून्य तापमान की परिभाषा स्थापित कीजिए। तो 4 का एक उत्तर देख लेते हैं। 4 का एक, जब दाब को नियत रखते हैं तो किसी निश्चित परिमाण की गैस का आयतन उसके ताप से इस प्रकार संबंधित रहता है। भी टी बराबर नियंत्रक ताप में कमी करने में आयतन में भी कमी आती है तथा -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। उसके बाद है 4.2 में, आयन क्या है? किसी तत्व के परमाणु और आयन में उपस्थित कौन सा कण संदर्भ के संख्या के संदर्भ में भिन्न होता है। तो 4.2 का उत्तर देख लेते हैं। आयन एवं परमाणु या अणु है जिसमें विद्युत आवेश पाया जाता है या प्रोटॉन। ठीक है, अब इसका उत्तर आप देख लें। ठीक है, 5.1 में चले आते हैं। एवोगैड्रो का नियम उल्लेख कीजिए। एसटीपी में भी लीटर नाइट्रोजन गैस में 6.6.022 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित हो तो एसटीपी में भी लीटर सल्फर डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे। तो इसका होगा 5.1 का, समान तापमान व दबाव पर सभी आदर्श गैसों का समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। उसके बाद C-12 स्केल में किसी तत्व के परमाणविक द्रव्यमान की परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा, जो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से उस तत्व के एक परमाणु जितने गुण भारी होते हैं। ठीक है, अब 5.3, एचटीपी में 22 ग्राम CO2 का आयतन 11.2 लीटर होता है तो CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 11.2 लीटर CO2 प्राप्त होती है इजिकल टू 100 × 12.222.4 बराबर 50 ग्राम अर्थात CaCO3 होता है। अब आ जाते हैं विभाग ग में। कैलोरीमिति सिद्धांत का शर्त सहित उल्लेख कीजिए। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है, इसका भी उत्तर देख ले। जब दो भिन्न भिन्न तापों वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में जाने लगती है। जब ताप की दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते, यदि इस क्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। मतलब दोनों को इक्वल करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब आ जाती है 6.1.2 में, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या है? जब इकाई द्रव्यमान में 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो जितनी ऊष्मा दी गई उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब आते हैं 6.2 में। यहाँ पर बोला गया है कि तापमान मापने के दो सामान्य स्केल क्या है। एक है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इस तीनों से मापा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में से किसका तापमान अधिक है, कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान ज़्यादा होता है। तापमान 7.1, तापमान और जल तुल्यांक की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का एसआई इकाई केल्विन है और जल का एसआई इकाई केजी है। थर्मामीटर का उच्च स्थिरांक क्या है? ताप की प्रवणता। अगर आपको 7.3.1 में क्या कहा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुओं की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और यह हमेशा अपेक्षा सीधा होता है। यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और अवास्तविक में इसमें पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं 7.3.2 में।
किसी प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार में एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है? किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहले यहाँ देख लें। वह लेंस जो केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस अपने किनारों के आसपास मोटे होते हैं वे अवतल लेंस कहलाते हैं। उसके बाद बोला गया है कि किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? तो वह बिंदु है जिससे होकर कोई किरण लेंस से बिना विचलित होकर गुजरती है, मतलब ऑप्टिकल केंद्र है जो बिना विचलित होकर गुजरती है, वही प्रकाश का केंद्र कहलाता है। उत्तल लेंस की नाभि की परिभाषा दीजिए। उत्तल लेंस की नाभि की परिभाषा ये आप देख लें। अगर इसका भी उत्तर पता है तो कमेंट पे जरूर बताएं। शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है शुद्ध वर्णपट, जब वर्णपट के विभिन्न रंग आपस में मिले हुए नहीं होते एवं भिन्न भिन्न रंगों की सीमाएं स्पष्ट रूप से पृथक पृथक होती है, उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। अशुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट उस वर्णपट को कहते हैं जिसमें अवयवी रंग आपस में मिले हुए होते हैं एवं भिन्न भिन्न रंगों की सीमाएं पृथक पृथक नहीं होती है, उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। उसके बाद है 9.1.1 पर किसी चालक में विद्युत धारा एवं चालक के दोनों प्रांतों के बीच विभवांतर कब परस्पर समानुपातिक होती है? तो जब चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रभावित होती है तब जाकर दोनों की जो पारस्परिक विभवांतर है वह समानुपातिक होती है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल में प्रभावित होने वाली ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद है 9.2 में 200 वोल्टेज माइनस 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0.2 एम्पियर या 1.2 गुने 104 जूल होता है। विद्युत चुंबक के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि धारा का मान बढ़ने से विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। किसी परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो वोल्ट मीटर में क्या मापा जा सकता है? तो वोल्ट मीटर में विद्युत विभवांतर मापा जा सकता है। और वोल्ट मीटर और अमीटर, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जैसे कि है अमीटर को इसलिए लगाते हैं ताकि संपूर्ण धारा इसमें से प्रभावित हो जाए। वोल्ट मीटर परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, अतः इसे उन बिंदुओं के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद है कि 100 फ्यूज तार क्या है? इसकी एक विशेषताएं लिखें। तो फ्यूज तार क्या है? उत्तर देख लेते हैं। विद्युत से होने वाली हानि से बचने के लिए एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक को जोड़ा जाता है, जिसे हम फ्यूज तार कहते हैं। फ्यूज तार की विशेषता क्या है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। 2 नंबर, घरों में 220 वोल्ट पर 5A अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जा सकता है। उसके बाद है एक्स किरणों के थर्म आयनिक इमिशन किसे कहते हैं? इस सिद्धांत के आधार पर बने किसी यंत्र का नाम बताइए। तो इसका आप उत्तर कमेंट पर जरूर बताएं। एक्स किरणें के 2 गुण उल्लेख कीजिए। तो एक्स किरणें के 2 गुण क्या है? ये किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है। इसकी गति 3.00 गुने 108 ms मतलब मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद एक्स किरणें का उपयोग रेडियो में एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अल्फा, बीटा और रे किरणों में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो बीटा किरणों की मदन शक्ति ए किरणों से 100 गुना अधिक होती है और वाई किरणों की शक्ति से ए किरणों से 1000 गुना अधिक होती है। उसके बाद है 11.3.2 न्यूक्लियर फिजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देख लें। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संचालन की व्यवस्था को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसका उत्तर आप देख लें। ठीक है, चलिए 12.3 का मेंडलीव के आवर्तन नियम को संशोधित कीजिए। तो मेंडलीव का नियम क्या है? तत्व के
तत्वों को उनके परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवहारित करने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों को पुनरावृत्त होती है। ठीक है। उसके बाद 13.1 अशुद्ध कॉपर रॉड से शुद्ध कॉपर की प्रस्तुति हेतु कैथोड, एनोड और विद्युत अपघटक के रूप में क्या क्या प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर भी देख लें, क्या क्या प्रयुक्त होता है। धात्विक लवण का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। उसके बाद इसका भी उत्तर देख लें 13.2 का। ठीक है, 13.3 का भी उत्तर आप कमेंट पर जरूर बताएं। उसके बाद 14.1 का भी अगर क्वेश्चन उत्तर आपको पता है तो जरूर बताएं। उसके बाद है वायु में SO2 की मौजूदगी से होने वाले एक हानिकारक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। सुनार के वर्कशॉप में उत्पन्न गैस के किसी वायु प्रदूषण का नाम लिखिए। तो 4.14 का 2 तो देख लेते हैं। श्वसन पथ को परेशान करता है, मतलब सोनार के दुकान में निकलने वाले जो विषैली गैस है वो श्वसन पथ को परेशान करना और पथ संक्रमण का खतरा बढ़ना, जैसे कि वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद है 14.3 वायु में SO2 के 2 उत्स बताइए। तो जैसे कि कोयला, तेल या डीजल या सल्फर और ऑक्सीजन से SO2 गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। उसके बाद है 15 का 2 कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है। ये रहा। कार्बनिक यौगिक यह प्राकृतिक जैविक होता है, अकार्बनिक यौगिक यह प्राकृतिक खनिज होता है। कार्बनिक यौगिक इसमें संरचना काफ़ी जटिल होती है, अकार्बनिक यौगिक ये ज़्यादा जटिल नहीं होती है। ठीक है। और 15.3 का 15.3 वायु में मीथेन जलाया जाए तो कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, इस प्रतिक्रिया का महत्व लिखें। इस प्रतिक्रिया का महत्व आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के गठन के साथ बड़ी मात्रा में गर्मी को पैदा करता है। ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यकारी समूह क्या है। तो C=0 शामिल होता है। ठीक है। अभी ये एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। पॉलीथीन सामग्री के प्रयोग से होने वाली 2 संकटों का नाम लिखिए। तो पॉलीथीन को मोनोमर क्या है, ये एक बहुलक का एक लक है। पॉलीथीन सामग्री के उपयोग से होने वाली 2 संकटों का नाम, जैसे कि घर के आजू बाजू पॉलीथीन कचरे से पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, प्रदूषित होता है। नंबर 2, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग से पृथ्वी में ज़्यादा से ज़्यादा कचरा बढ़ जाता है। ठीक। 3 पृथक बोतलों में 3 अम्लीय HCl, H2SO4, HNO3 है। कॉपर चूर्ण की सहायता से नाइट्रिक अम्ल को कैसे पहचानेंगे, संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसका संतुलित समीकरण है H2+O 2H2O। 17 का 1 जस्ता और एल्युमिनियम के एक अयस्क का नाम लिखिए। जस्ता का अयस्क है कैलामिन स्फेलराइट जिंक ब्लेड और एल्युमिनियम का है बॉक्साइट क्लोराइड कॉर्डोम फेल्टस्पार। स्टेनलेस स्टील के घटक क्या है, इसका उपयोग लिखिए। स्टेनलेस स्टील का कि इसमें 15 से 20 ग्राम क्रोमियम होता है और 8 से 10% निकेल होता है और औजार इसका उपयोग औजार बनाने में और वाहन बनाने में होता है। और एक बार स्टेनलेस स्टील में क्या घटन होता है, 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल होता है। इसका उपयोग औजार, वाहन और अन्य धातु बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसका अगर आपको उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और 17 का 3 अगर उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। केवल बाह्य परीक्षाओं के लिए अंक नंबर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी गैस का तापमान गैस अणुओं की गति पर कैसे निर्भर करता है। तो तापमान बढ़ने पर गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है। उसके बाद किसी लोहे के चम्मच पर तांबा लेपन के लिए कैथोड और एनोड के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर देख लें, जैसे कि
लोहे के चम्मच को कैथोड के रूप में बनाया जाता है, इसलिए कैथोड का लेपन भी लगाया जाता है। और एनोड में शुद्ध चांदी धातु की प्लेट होती है। ठीक है। अल्फा और रे किरणों में निहित दो महत्वपूर्ण अंतर बताइए कि जैसे बीटा, सॉरी यहाँ पर बीटा है, मैंने अल्फा कह दिया। बीटा कण खतरनाक होता है और वाई किरणें इसमें आयनिक अधिक होती है, इसे शरीर में प्रवेश से रोकना चाहिए। इसमें ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। ठीक है। 18 का 5 का भी उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद है 18 का 6, H2SO4 और HNO3 का एक एक उपयोग लिखें। नाइट्रिक अम्ल के बेसिन से नाइट्रोजन बनते हैं, बेसिन से नाइट्रोबेजिन बनते हैं, नाइट्रिक अम्ल के रूप में इसका कार्य करता है। 18 का 7 का अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ वर्ड ऐसे डिफ़िकल्ट है जो उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आपको तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। गुड बाय।